तीन चरण बताता हूं। ये तीन चरण है: रुको, सोचो, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। आज की इस दुनिया में हर टाइम पे हर आदमी जो है वो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा लेक्चर देख रहे हैं, जिस माध्यम के थ्रू देख रहे हैं, आपका फोन, आपकी घड़ी, आपका लैपटॉप, सब कुछ टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो इस समय के ऊपर कैसे कोई सोच सकता है कि वो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव से बचा रह सकता है? टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप हम तक पहुंच पा रहे हैं, लोग इसका भरपूर अच्छा उपयोग भी करते हैं। पर कुछ टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स हैं, जिसमें से एक नेगेटिव आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, जिसको बोलते हैं साइबर अरेस्ट या फिर डिजिटल अरेस्ट। ये साइबर अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटर रिलेटेड है, और जैसे जैसे इंटरनेट की यूजेज देश में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऐसे मुद्दे जो हैं वो निकलते आएंगे। अगर हम बात करें डाटा की, तो लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में भारत जो है उसमें 51% पॉपुलेशन जो है वो एक्टिव इंटरनेट यूजेज में फॉल करती है। अगर हम देखें दक्षिण कोरिया की, मलेशिया की, सिंगापुर की, जापान की, तो इनमें अप्रोक्सीमेटली 99 टू 88% के आसपास की रेंज में पॉपुलेशन फॉल करती है एक्टिव इंटरनेट यूजेज में, और भारत की 51%। और 51% भारत का मतलब क्या है कि दुनिया के कई सारी देशों से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक्टिव इंटरनेट यूजेज में फॉल करती है। अब इसी के दौरान हमने पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे न्यूज देखे जहां पे डिजिटल अरेस्ट की बात की जा रही है कि स्कैमर्स आते हैं और आपको स्कैम करके चले जाते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक का डिस्कशन यही है कि ये साइबर सिक्योरिटी का क्या इशू है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कि क्या आपको कोई डिजिटल अरेस्ट कर सकता भी है या नहीं। तो इसी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दीक्षांत सर, कि जो यहाँ पढ़ाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो धन्यवाद सर आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पहला सवाल पूछूंगा कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? सर ये एक बहुत ही लेटेस्ट नया तरह का स्कैम सामने आ रहा है। बेसिकली फ्रॉड है, इट्स साइबर क्राइम। साइबर फ्रॉड किस तरह का है, थोड़ी सी नेचर इसकी डिफरेंट है। जैसे कि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ये बात करता हूँ कि जो साइबर क्राइम है, इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग क्राइम। क्राइम इतना ज़्यादा रेगुलरली बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है कि पता ही नहीं चलता कब क्राइम हो रहा है किसके अगेंस्ट। सो बहुत बार तो लोग रियलाइज ही नहीं करते कि क्राइम चल रहा है। अब जैसे ये डिजिटल अरेस्ट की जैसे आपने बात करी, ये बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है। ये सर बेसिकली एक तरीका है जिससे जो क्रिमिनल है वो पोज करता है कि मैं एक सिक्योरिटी फोर्स से बिलोंग करता हूँ, किसी इन्फोर्समेंट से बिलोंग करता हूँ, और कोशिश करता है कि आपको किसी ना किसी तरह ये विश्वास दिला दे कि वो या तो पुलिस ऑफिशियल है या फिर ईडी ऑफिशियल है या फिर किसी भी तरह का एक गवर्नमेंट संस्थान से जुड़ा हुआ एक इंसान है, और उसके दौरान उसको यूज़ करता है, अपनी पोजीशन को, फेक आइडेंटिटी को यूज़ करता है ताकि किसी को भी डिजिटली अरेस्ट कर ले। मतलब डिजिटली अरेस्ट का आपको बोल देगा कि आपके लैपटॉप के सामने आपको बैठे रहना पड़ेगा, आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो फिर वो कुछ भी सवाल अगर करेंगे तो आपको उनके जवाब देना पड़ेंगे। अब उन सवालों में कई बार वो बहुत अहम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, उसकी वेरिफिकेशन करवा देंगे। कई बार आधार का कार्ड का नंबर हो या फिर आपके किसी क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, सीवीवी नंबर हो, कुछ भी चीज़ों की ऐसी पूर्ति करवाने के लिए, जस्ट टू आस्क यू कि क्या चीज़ें हैं जो वो यूज़ कर पाएँ, उसके लिए ये मैकेनिज्म को यूज़ कर लेते हैं। और अब तो इतना बड़ा ये स्कैम है कि अगर आप रीसेंट नंबर्स देखें तो रीसेंट नंबर्स में लगभग 400 करोड़ का तो स्कैम इसी पर्टिकुलर डिजिटल अरेस्ट स्कैम से हो चुका है पिछले कुछ ही महीनों के अंदर। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी 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 न्यू। एंड आप देख भी रहे होंगे कि जैसे गवर्नमेंट ने अब रिएक्शन देना शुरू किया इसके ऊपर, और मुहिम चल रही है कि इसको समझाया जाए दुनिया को कि क्या स्कैम है, कैसे इससे बचना है। तो सर जैसे मेरा तो इस पे जो फोकस है वो दो चीज़ों की वजह से आया। एक तो मैंने देखा था कि जो एक यूट्यूबर हैं देशभक्त, उन्होंने एक वीडियो डाली थी, तो वो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, तो मैंने वहाँ पे इसको देखा, और साथ ही साथ मैं काफ़ी समय से पढ़ भी रहा था कि जो हमारे देश के एक बड़ा फेमस वर्धमान ग्रुप है, कि जो उनके फाउंडर हैं, उनको किसी ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनकी फोटो डाली साथ में विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मैं तब बड़ा हैरान हुआ कि यार कहाँ तक साइबर फ्रॉड जो है वो पहुंच चुका है, कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो कितनी ज़्यादा इंट्रेंच हो चुकी है, कितनी ज़्यादा अंदर घुस चुकी है कि लोग परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों को लेके। कि जैसे हमने एक कोट पढ़ा था, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था, उसमें एक चीज़ लिखी थी, अरे आज का नहीं है, 1986 का है, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, एक छोटा सा कोट है। वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी व्हेन मिसयूज्ड पॉइजन्स एयर, सॉइल, वाटर एंड लाइव्स।
Correct, sir. कह रहे कि अगर Absolutely टेक्नोलॉजी correct. मिसयूज की जाए तो सिर्फ कुछ हम भी- एनवायरमेंटल नहीं, आपकी जिंदगी खराब कर देती है। मतलब सर देखने वाली बात यह है कि जैसे अभी ये जो क्राइम है, इस क्राइम में किसी को भी फंसाया जा सकता है, और फंसाने का तरीका एक नहीं हजारों है। जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल, डिजिटल अरेस्ट में कई बार तो ये जिसको भी स्कैम करना है उसको बोल देते हैं कि यार ऐसे ऐसे तुम्हारे नंबर से एक पर्टिकुलर ऑर्डर किया जा रहा है, और वो ऑर्डर में कहीं ना कहीं कोई ड्रग्स मिल रहे हैं या फिर कोई आर्म्स की कैशे मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे जो कि आपको एकदम घबराहट हो जाएगी कि अच्छा ये तो कैसे हो सकता है मेरे अगेंस्ट, और बोल दिया जाएगा, आपको जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि वो आपका नंबर था, उसमें आपका आधार कार्ड है, लिंक्ड है आपके साथ, तो आप ही हो उस पर्टिकुलर केस के पीछे। और फिर डिजिटली डिस्कशन के थ्रू आप ये देखो कि एक सेटअप क्रिएट कर देते हैं, सेटअप क्रिएट करके टेबल लगा के पीछे देश का झंडा लगा के आईएएस आईपीएस बन के लोगों को स्कैम करा जा रहा है सर, एंड नोबडी नोज हु इज दैट ऑफिसर, कौन है। मतलब लोग इतना घबरा जाते हैं उस टाइम पे कि समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, उसको रिएक्ट कैसे करना है उस चीज पे। सर आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में बात आ गई कि स्पेशल 26 डिजिटल वर्जन। डिजिटल वर्जन एग्जैक्टली। है ना? मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो सर मैं एक वीडियो भी देख रहा था, और मैंने कुछ एक पिक्चर्स भी देखी, कुछ एक पीडीएफ्स भी हैं कि फॉल्स वारंट तक बना रहे हैं ये लोग। उन फॉल्स वारंट्स के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो आईएएस ऑफिसर्स के, आईपीएस ऑफिसर्स के, वो तक डलवा रहे हैं। उसके ऊपर जितनी भी एम्बलम है, फॉर एग्जांपल वट एवर द लोगो इज परफेक्टली इम्प्रिंटेड, इंफॉर्मेशन इज परफेक्टली रिटन। मतलब इस लेवल के ऊपर जा रहे हैं कि कोई भी विश्वास कर लेगा कि ये वाकई में ही कोई एक्चुअल ऑफिशियल है या कोई एक्चुअल ऑफिस है। इतना ज्यादा लेवल का गुमराही चल रही है इस टाइम पे। तो सर अब मेरे को एक बात बताइए कि डिजिटल अरेस्ट की इतने बड़े बड़े लोग, मैंने पढ़ा था आईआईटी प्रोफेसर हैं, हाँ कोई जी। बिट्स पिलानी के प्रोफेसर हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक साइंटिस्ट को ही उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जी, साइंटिस्ट जी, हैं, जी, you're उनको right. डिजिटल अरेस्ट में रखा और 7-7, 8-8 करोड़, 5-5 करोड़ तक का बहुत- पैसा जो है उसको साइफन ऑफ कर लिया गया। बिल्कुल तो सर आप मेरे को एक बात बताइए कि डिजिटल अरेस्ट क्या भारत में हो भी सकता है? सर देखो, अगर आप हमारे लॉ के हिसाब से बात करें तो एमएचए ने इस पे बहुत क्लियरली क्लैरिफिकेशन दी है कि डिजिटल अरेस्ट का प्रोविजन इंडिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अगर आपको भी कभी कोई ऐसा करने का कोशिश करे, यू मस्ट बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो और एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑल्सो कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोविजन। बट बात वही है सर, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अब पहुंच रही है, और अब तक जितनों को एक्सप्लॉइट करा जा सकता था वो मुहिम चलाई जा रही थी, चल रहा था वो बहुत रेगुलरली। तो सर जैसे डिजिटल अरेस्ट जो है ये साइबर क्राइम के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। हाँ जी। तो साइबर क्राइम में जैसे मैं पढ़ रहा था कि भारत में ना लगातार जो इंटरनेट यूसेज है, यूपीआई यूसेज है, ये बढ़ती भी जा रही है कि ऑन एन एवरेज कि 2017-18 से 2023-24 तक का हम डाटा देखें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 129% की है यूपीआई यूसेज की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भारत में। तो इतने ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अगर इंडिया में हो रही हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये देखें कि साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे एक डाटा आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डाटा दिया था जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि 1750 करोड़ का लॉस हुआ है जनवरी टू अप्रैल 2024 तक साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज से। तो सर क्या क्या है साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज जिनके थ्रू इतना लॉस होता है, और कैसे हमारे देश के लोग जो हैं या विद्यार्थी जो हमें देख रहे हैं वो ये वीडियो बहुत लोगों को भेजें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इसमें हम डिटेल डिस्कशन उन तक भी पहुंचे, उनके पेरेंट्स तक पहुंचे, उनके गांव में बैठे हुए लोगों तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, ताकि वो अवेयर हो पाए। सर क्या क्या फॉल्ट लाइंस हो सकती हैं, क्या क्या क्राइम है साइबर क्राइम को लेकर? मैं सर आपको आपकी बात को ही आगे लेकर चलता हूँ। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा इतना ज़्यादा गंभीर है कि फॉर एग्जांपल 2019 से लेकर 2024 तक इफ़ यू लुक एट द नंबर्स 1000% इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर। अब ये फाइनेंशियल फ्रॉड में अगर इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी है तो एक बहुत सिंपल सी बात है सर, डिमांड सप्लाई की गेम है। अगर पैसा कमाने के लिए इसको किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ लोग होंगे भी जो इसमें फंस जाते होंगे बड़े आसानी से। और इसमें फंसना आसान क्यों है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कैसे? जैसे आजकल बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके कारण कोई भी फंस सकता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज देयर आधार नंबर, तो वो कहीं पर भी जो आधार है वो डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे सरकार ने बहुत बार ये क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है कि चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे मोबाइल नंबर लेना हो, सिम कार्ड लेना हो, चाहे स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवानी हो, आधार कार्ड नहीं देना होता, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अब जब तक ये लोगों को बात ही नहीं पता चलेगी तब तक लोगों को स्कैम किया जाएगा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नए नए स्कैम्स आ रहे हैं, सर हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। डिजिटल अरेस्ट आज हम सुन रहे हैं, इससे पहले सिम स्वैप स्कैम चल रहा था, उससे पहले ओटीपी स्कैम चल रहा था। ओटीपी स्कैम के साथ साथ आज एक नया स्कैम चल रहा है जो मार्केट में, इट इज़ द स्कैम ऑफ अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस। जैसे आप जानते हैं सर, प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन को लिस्ट कर देना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टुडे। तो ऐसी ऐप्स बन रही हैं जो ऐप्स दिखती लेजिटिमेट हैं,
और जिनकी लेजिटिमेसी को देखते हुए इंसान डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड करके उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। जैसे ही यूसेज शुरू करेगा उसका डेटा सारा कुछ, सबसे पहले आप देखते होंगे सर ऐप्स में अथॉरिटी मांगता है वो, है ना, माइक्रोफोन अलाउ कर देते हैं हम, अपने डिवाइस के सारी इन्फॉर्मेशन अलाउ कर देते हैं, नोबडी एक्चुअली रीड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस और सीधा अलाउ कर देते हैं हम। और बहुत सारी ऐसी ऐप्स आज एग्जिस्ट करती हैं जो कि एंटर करती हैं आपके सिस्टम के अंदर और आपके सिस्टम का सारा डेटा, सारा मैकेनिज्म जो है वहाँ से उसको उठा लेती हैं। तो ये जो स्कैम्स का तरीका है ये बढ़ता ही जा रहा है और चेंज ही होता जा रहा है। देयर इज नो वे दैट वी कैन एक्चुअली डू समथिंग, बिकॉज इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है सर डिजिटल क्राइम्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि द अटैक टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी। दिस इज द रीजन वाई इवन गवर्नमेंट इज फेलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब आगे आने वाले 2 महीनों में किस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। उसको आज समझ लेना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अक्सर ये भी बात करते हैं जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं प्राइवेसी की कंसर्न को लेके, कि ये हम जब, जैसे सर ने एग्जांपल दी कि हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और उसमें बिना कुछ सोचे समझे हम क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि बोलते हैं कि हाँ जी सर एक्सेप्टेंस है, आओ और लूट के ले जाओ, है ना, कि खुली तिजोरी है जिसके पास जो है लोग सोचते हैं कि हमारे पास क्या ही है। सही बात है, क्या क्या ही ले जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी, आपकी इंफॉर्मेशन। और फोन में 1000 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती हैं। तो सर क्या ऐसी हमारे देश में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या स्कीम्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए इनके बारे? सर मेरे को लगता है देखो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट रेगुलरली बेसिस के ऊपर ना कुछ एडवाइजरीज देती रहती है किस तरह का स्कैम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल अरेस्ट अब नई चीज़ थी तो इसके ऊपर एक एडवाइजरी आ चुकी है, बट दुख इस बात का है कि कितने लोगों को पता है कि ये एडवाइजरी को पढ़ना चाहिए, कितने लोगों को पता है कि इसके अंदर जो स्टेप्स लिखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर मैं तो अपनी क्लास में ना बड़ी बार हंस के ये बात करता हूँ बच्चों से कि हम सबको आदत पड़ी है फ्री की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैपटॉप सबसे महंगा होगा बट उसके अंदर एंटीवायरस सबसे सस्ता होगा, क्योंकि हमें है कि अगर वो भी फ्री मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो एंटीवायरस की पावर को ही नहीं कोई समझता। सो एक डेटा और शेयर करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लगभग 1.5 से 2 लाख वायरस डेली बेसिस पे नए बनते हैं सर। तो जो एंटीवायरस आपका कल अपडेट हुआ, अगर वो आज अपडेट नहीं होगा तो वो उस तरह के वायरस से डील ही नहीं कर पाएगा। इससे मेरे को ध्यान आ गया कि डिजिटल पैंडेमिक है ये। डिजिटल पैंडेमिक है और ये इस दौर ही इसका चल रहा है। अब तो इनफैक्ट ये बढ़ रहा है। तो जैसे आपका सवाल था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है सर। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करे हैं, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव एक्शंस बहुत सारे करे हैं और इनफैक्ट सिर्फ हमारी सरकार के अलावा इंटरनेशनल एफर्ट्स भी इसके ऊपर हुए हैं। अगर मैं अपनी सरकार के बारे में बात करूं, जैसे कि आपने I4C करके एक संस्था है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसकी स्थापना 2018 के बाद होनी शुरू हुई। MHA के अंडर बॉडी है जो काम करती है और नोडल बॉडी है जो सारा का सारा साइबर क्राइम को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। ऐसी साइबर स्वच्छता केंद्र भी हैं। ऐसे ही हमारे कुछ स्पेसिफिकली जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनके लिए NCIPC नाम की एक संस्था बनी हुई है। ऐसी संस्थाएं बहुत हैं। तो हर एक बॉडी अपने एक लेवल के ऊपर काम करती रहती है। जैसे देयर इज अ बॉडी which will only and only give information to the people, advisories to the people. There is a body which will coordinate with all the intelligence agencies, जैसे कि I4C जिसका मैं नाम दिला था। इसका काम ही है कि सारी enforcement agencies के साथ information sharing और इनकी coordination को establish करना। इसके अलावा अगर legislative action की बात करें तो सबसे अहम legislative action सरकार ने 2000 में ही ले लिया था, the IT Act, Information Technology Act। बट उससे ज़्यादा अब एक नई चीज़ और सरकार ने 2023 में जब से ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ये 2 आज की डेट में बहुत अहम चीज़ें हैं जो हैं। सारा का सारा सोशल मीडिया, सारी की सारी एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्लीकेशंस, OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर चुकी है आज की डेट में सरकार। बट पॉइंट इज़ के इनके अंडर सरकार ने ये भी लिखा है कि साइबर क्राइम क्या है। बट सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे आप यहाँ पर पॉलिटी और PSIR भी ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं, तो सिंपल सवाल ये है कि सरकार तो एक्शन तब ले पाएगी अगर सरकार के पास कंप्लेंट पहुंचेगी। अब सरकार ने संस्था बना दी, सरकार ने लॉ के अंदर पनिशेबल ऑफेंस भी कर दिया कि चलो ठीक है, जो भी साइबर क्राइम की करेगा उसको ये पर्टिकुलर क्राइम के अगेंस्ट सजा मिलेगी। बट सर अगर लोग कंप्लेंट ही नहीं कर रहे, कंप्लेंट दर्ज ही नहीं हो रही। अगर मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ, अगर आप देखें IT रूल्स को 2002 के बाद बहुत बार अमेंड किया गया। ऐसे ही सरकार ने बहुत बार लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि साइबर crime.gov.in नाम की एक वेबसाइट है, इसको हम नीचे लिख भी देंगे ताकि सबको पता हो। cybercrime.gov.in, इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। अपनी अगर कोई भी कंप्लेंट है उसको दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि शेम और शर्मनाक इंसिडेंट के कारण बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सो एक्चुअल जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं शायद वो इनसे कहीं ज़्यादा नंबर्स हों। जैसे मैंने आपको बोला 1000
प्रतिशत ज़्यादा इंक्रीज हुआ 2019 से। बट क्या पता वो 5000% हो, क्योंकि तो लोग ही आगे आकर अभी रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे। ये तो नंबर रिपोर्टिंग के लेके आ रहे हैं हम। सो रिपोर्टिंग करना बड़ा ज़रूरी है, ये चीज़ आगे लेकर जाना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा दुनिया को यही नहीं मालूम कि एक हेल्पलाइन नंबर है, फॉर एग्जांपल 1930, इसको भी हम आगे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 1930 नंबर पे कॉल करना और अपनी सिचुएशन के बारे में सवाल करना बड़ा ज़रूरी है सर। और मैं आपको एक आइडिया दूं, अगर ऐसा नहीं है लोगों को नहीं पता, एवरी सिंगल डे जो 1930 हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर 67,000 कॉल्स रिसीव हो रही हैं सर, एवरी सिंगल डे। मतलब इतना ज़्यादा घबराहट है, माहौल है कि जिसको भी लगता है कि मेरे पैसे गए, वो इमीडिएटली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है। लोगों को ये नहीं पता सर कि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपको बैंकिंग सिस्टम भी हेल्प कर सकता है। बट बैंकिंग सिस्टम भी सर तब हेल्प करेगा अगर आपकी जो एफर्ट होगा बैंक को रीच करने का, वो 7 डेज के अंदर अंदर हो जाए। 7 दिन के बाद फ्रॉड हुआ 1 तारीख को, आप 8 तारीख को अगर गए 7 दिन बाद, तो बैंक्स की लाइबिलिटी कम हो जाती है। ये सारी चीजें एक एस्पिरेंट को तो पता ही होनी चाहिए सर, मैं मानता हूँ, बट इट इज फॉर द जनरल पब्लिक आल्सो दैट दे शुड आल्सो बी अवेयर। तभी मैं बोल रहा था, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, कि ये अपने घर वालों तक, दूर दराज लोगों तक जिनके आपको फिक्र है या जिनकी आपको फिक्र नहीं भी है, किसी ने किसी को पैसे दिए हैं, किसी ने पैसे लेने हैं, उनके पास होंगे तभी तो लौटाएंगे आपको। तो हर आदमी तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको अवेयर कीजिए, क्योंकि एक अक्सर चीज़ हम समझते हैं, हम जानते हैं कि अवेयरनेस और एजुकेशन में एक अंतर है। उस अंतर को हमें सीमित करना है, उस अंतर को हमें कम करना है। तो एजुकेटेड होने से ज़्यादा ज़रूरी है अवेयर होना। तो सर, इसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है इस चीज़ को लेकर जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया हुआ है? सर इंटरनेशनल कन्वेंशन ज़रूर है, बट उसमें भारत ने ऐसा हिस्सा नहीं लिया। द इंटरनेशनल कन्वेंशन इज बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन क्राइम। ये बड़ी पुरानी कन्वेंशन है और इसमें बहुत सारी लीडिंग कंट्रीज, ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज ने मिलकर इसको साइन किया हुआ है। अब इंडिया उसका पार्ट कभी नहीं बना, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ें तो उसके फ्रेमवर्क में लिखा है कि हम सजेस्ट करेंगे नेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, जिसको इंडिया लेकर चलता है कि ये हमारे लिए इंटरवेंशन हो जाएगी तो हमारी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन उठ सकता है कि हमें कोई प्रेशराइज ना करे। इसलिए और इंडिया ये भी मानता है कि हमारे लिए जो, जैसे आपने नंबर शेयर किया, इट वाज अ ग्रेट नंबर दैट 51% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर यूजिंग इंटरनेट टुडे। मतलब अगर आप नंबर एग्जैक्ट, मैं आपको नंबर बताऊं कि एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में जो एक्टिव इंटरनेट यूजेज है वो 820 मिलियन से ज्यादा है, जो पर डे इंटरनेट यूज करते हैं। अब देखिए सर, जैसे इंडिया बोलता है, इंडिया का भी कहना इसी चीज के ऊपर, सिर्फ चाइना हमसे आगे है, सिर्फ जनसंख्या वहां पे 1 बिलियन है, हमारे 820 मिलियन है तो एक्टिव यूजर्स। जो बात हम कर रहे थे कि अगर ये नंबर हम देखें, बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर भी प्रोविजन है कि नेशनल पॉलिसी को चेंज करें। अब इंडिया मानता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्लेवर ऑफ साइबर क्राइम इज डिफरेंट, सो जो वेस्ट के अंदर साइबर क्राइम चल रहा है वैसा साइबर क्राइम इंडिया में नहीं है। इंडिया में द वेरी नेचर ऑफ द साइबर क्राइम इज वेरी डिफरेंट। तो इंडिया को अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से डिजाइन करनी होंगी। हम किसी एक ग्लोबल कन्वेंशन का हिस्सा बन जाएं और वहाँ से दबाव आने लगे कि नहीं आप भी ऐसे करो जैसे हम कह रहे हैं, तो इंडिया उससे रिफ्रेन करता है। तो इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन, बट अदरवाइज इंडिया ने अपनी खुद की बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो बनाई हुई है और काफी काम सरकार इसके ऊपर कर रही है, नॉट टू डिनाई दैट। तो धन्यवाद सर इतनी जानकारी के लिए। बस मैं जाते हुए आपको यही कहूंगा, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, इस वीडियो को दूर दूर तक भेजिए, खुद भी जानिए, खुद लॉस के बारे में पढ़िए कि यूपीएससी एस्पिरेंट होने से ज़्यादा ज़रूरी है एक अवेयर नागरिक होना, एक अवेयर सिटीजन होना। इस चीज़ के बारे में पढ़िए, लोगों को बताइए कि कैसे बचा जा सकता है इस डिजिटल क्राइम से, साइबर फ्रॉड से। टेलीग्राम के थ्रू भी साइबर फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ के थ्रू साइबर फ्रॉड किए जाते हैं, और क्रिमिनल्स क्या पता आपके बगल में ही बैठा हो और आप उसकी जानकारी ना हो। जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें और हमें फॉलो करें और बचे रहें। थैंक यू वेरी मच।